वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है? सोए में है? गुड मॉर्निंग मैम। सोए में तो नहीं हो? गुड मॉर्निंग। मैम सोए हुए अभी उठे हैं। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह उठा दिया है। और फिर टाइम नहीं था। मेरी वैसे 1:15 क्लास खत्म होती है, तो फिर अब मैं किस टाइम पे लेती। मैम मेरे को ठंड बहुत है सुबह सुबह। बच्चे भी कोई नहीं आ रहे, थोड़े से हैं। मैम जी ये मैम जी जैसे पहले क्लास होती थी वैसे नहीं हो सकती? पहले का क्या मतलब है? मैम मैं तो मतलब पहले तो मंगल को क्लास नहीं होती थी। भाई उस मंगल दिन एक्सेल लेक्चर हमारा नहीं ना हुआ था, उस लाइट दिन चली तो गई मैं थी ना रात इसलिए। लेक्चर नहीं ना हुआ था, इसलिए। और अभी भी मेरा ख्याल है नहीं होना, क्योंकि हर मंगल को लाइट जाती है। देखेंगे। इंशाल्लाह हम देखेंगे। शुरू करें फिर, क्योंकि स्टूडेंट्स तो कम ही है आज। 7-6 आए हैं। लास्ट टाइम एक थ्योरम हमने शुरू किया था। वो थ्योरम था कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ai1 क्या है कि ith रो का फर्स्ट एलिमेंट है, और ए k1 क्या है, कैपिटल ए शो कर रहा होता है को फैक्टर को। ये शो कर रहा है कि कोई k रो है, उसका फर्स्ट को फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह से ai2 आई रो का सेकंड एलिमेंट है, और ए k2 का क्या मतलब है, ए k2 का मतलब है कि k रो है और उसका सेकंड को फैक्टर है, ठीक है। जितने भी कैपिटल एज हैं ये को फैक्टर्स को शो कर रहे हैं। सो ऑन ए आई एन का क्या मतलब है, आई रो का n एलिमेंट है, और ए के एन का क्या मतलब है कि kth रो का n को फैक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस चीज का मतलब क्या है, हमारे पास होता है कि जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे होते हैं, सही है, कोई डिटर्मिनेंट है आपका, उसको सॉल्व करना है को फैक्टर के साथ। इस वक्त क्योंकि को फैक्टर की बात हो रही है, अगर डिटर्मिनेंट को को फैक्टर के साथ सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास होता है कि अगर फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो a11, और को फैक्टर भी कौन सा होगा, a11, ठीक है। जो एलिमेंट लिखा उसी का को फैक्टर लिखा, सही है। प्लस इसी तरह से अगर हम a12 करते हैं, जो एलिमेंट हमने लिया फर्स्ट रो के साथ चूंकि करें, इसलिए इसका सेकंड एलिमेंट आएगा a12, तो को फैक्टर भी किसका आएगा, को फैक्टर भी a12 ही आएगा, सही है। एंड सो ऑन, जितने मर्जी हमारे पास टर्म हो जाए, जो एलिमेंट लिखते हैं उसी का को फैक्टर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर बात है कि अगर आपने फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया है तो को फैक्टर आप सेकंड या थर्ड रो का अगर लिख लें, ठीक है। फर्स्ट रो का आपने एलिमेंट लिया है, लेकिन को फैक्टर जो है वो सेकंड या थर्ड रो, कोई भी रो का आप लिखते हैं, तो फिर क्या होता है, ये आंसर 0 के बराबर आता है, ठीक है। इस तरह से आंसर किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, ठीक है। जो एलिमेंट आपने लिखा उसी का को फैक्टर लिखा, तो ये किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि एक एलिमेंट लिया किसी रो से, किसी एक रो के एलिमेंट है, लेकिन को फैक्टर किसी और रो के ले लेते हैं, तो फिर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कॉलम वाइज चलते हैं, एक कॉलम के एलिमेंट हैं और दूसरे कॉलम के को फैक्टर्स हैं, तो भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है।
इसको प्रूव करने के लिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है कि अगर A हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर हम रिप्लेस करते हैं R3 को बाय R1, रिप्लेस करते हैं R3 को थर्ड रो को R1 के साथ, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट रो सेम है A11, सेकेंड रो सेम है, लेकिन थर्ड रो की जगह हमने फिर फर्स्ट रो ही लिख दी है। ठीक है, जस्ट रिप्लेसमेंट करनी है, इंटरचेंजिंग नहीं करनी, जस्ट रिप्लेसमेंट करनी है। थर्ड रो की जगह आपने दोबारा फर्स्ट रो ही लिख देनी है, A11, A12 और A13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि चूंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों इक्वल हो गई हैं, अगर मैट्रिक्स की दो रोज इक्वल हो जाएं, जिसके लिए हम आइडेंटिकल का वर्ड यूज करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स की दो रोज या दो कॉलम इक्वल हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी। R1 और R3 चूंकि आइडेंटिकल है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट यानी यहाँ मैट्रिक्स जो हमने B बनाया है, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। A गिवन मैट्रिक्स था, हमने क्या किया है कि रिप्लेस किया है R3 और R3 की जगह हमने R1 लिखा है, तो जो नया मैट्रिक्स बना वो B मैट्रिक्स बना। चूंकि R1 और R3 दोनों इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ B का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए किसके बराबर है? जिस तरह से हम एलिमेंट लिखते हैं उसी तरह से कोफैक्टर हम लिखते हैं। A11 कैपिटल के साथ कोफैक्टर के लिए हमने यूज किया A11, A12, A13 एंड सो ऑन। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो ऑफ बी आर, बी के थर्ड रो के एलिमेंट कौन से हैं? ये बी मैट्रिक्स है, इसके थर्ड रो के एलिमेंट है A11, A12, A13। ठीक है, द कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो ऑफ बी आर, बी के कोफैक्टर्स कौन से होंगे? वो यही वाले होंगे, क्योंकि हमने कोफैक्टर्स को रिप्लेस नहीं किया, हमने सिर्फ एलिमेंट्स को रिप्लेस किया है। तो कोफैक्टर हमारे पास A31 होंगे, A32 होगा और A33 होगा। ठीक है, अगर हम इधर से अब ये फाइंड करें कि A11 को A33 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट लिया, यहाँ से कोफैक्टर लिया। ठीक है, फर्स्ट कोफैक्टर। इसी तरह से अगर A12 को A32 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस A13 को A33 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो चूंकि ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर, ये हम लिख चुके हैं, किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। ठीक है, दिस implies that A11 A31 plus A12 A32 plus A13 A33 0 के बराबर है। ठीक, ये तो थी एग्जांपल। एग्जांपल समझ लग गई है? सोए हुए लग रहे हो मुझे आज सारे के सारे। नो मैम। जाने में एग्जांपल की समझ आ गई है? यस। यस, नो मैम। नो, नो मैम। एग्जांपल की नो, समझ नहीं आई? नहीं मैम मैम। वो एग्जांपल देखें, एक मैट्रिक्स 3/3 का ले लिया। ठीक है, इसकी रिप्लेसमेंट किया है, जस्ट क्या रिप्लेसमेंट किया है कि R3 की जगह भी R1 लिख दिया है। सही है, ये जो B मैट्रिक्स था, इसकी थर्ड रो की जगह फर्स्ट रो लिख दिया है। ठीक है, A11, A12, A13। अब इस मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि दो रोज हमारे पास आइडेंटिकल हैं, R1 और R3 आइडेंटिकल हैं, देयरफॉर मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। ठीक है, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स कौन सा है? जो एलिमेंट आपने लिखा हुआ है यहाँ से देख लें, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर। ये स्मॉल ए है तो ये कैपिटल ए। ठीक है, कोफैक्टर हमने पढ़ लिया था कि माइनर को आपने कंबाइन करना होता है प्लस या माइनस साइन के साथ। ठीक है, A11 और यहाँ पर A12 आ जाएगा कोफैक्टर, और यहाँ पे कोफैक्टर कौन सा आ जाएगा? A13 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ से थर्ड रो रिप्लेस हुई थी, तो थर्ड रो के एलिमेंट देखते हैं। मैट्रिक्स बी में थर्ड रो के एलिमेंट कौन से हैं? A11, A12 और A13। ठीक है, A11, A12 एंड A13 आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, द कोफैक्टर्स, हमने सिर्फ यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जो रिप्लेस किया है हमने वो सिर्फ एलिमेंट्स को रिप्लेस किया है, हमने कोफैक्टर्स को रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है, इसलिए
कोफैक्टर्स किसके बराबर होंगे? कोफैक्टर्स बराबर होंगे थर्ड रो के कोफैक्टर्स बराबर होंगे A31, A32 और A33 के। चूंकि हम सिर्फ थर्ड रो को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए यहाँ से थर्ड रो के एलिमेंट्स लिखे और यहाँ से थर्ड रो के हमने क्या लिए? कोफैक्टर्स लिखे। ठीक है, द कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो ऑफ बी आर, हमने ये लिख लिए। अब यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को आपने यहाँ से फर्स्ट कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि एलिमेंट को कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये A11 और ये A31 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से A12 और A32 मल्टीप्लाई होंगे। A13 को A33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा था कि इस डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है क्योंकि इसमें दो रोज जो है वो आइडेंटिकल हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि A1 0 के। A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल थी। अब यही काम आपने जर्नल करना है। जर्नल क्या करेंगे कि कंसीडर द मैट्रिक्स बी obtained from A by replacing the kth row of A by ith row of A। ठीक है, जैसे हमने थर्ड रो को रिप्लेस किया था फर्स्ट रो के साथ, इसी तरह से अगर जर्नल बात की जाए तो हम क्या कर रहे हैं कि मैट्रिक्स हमने A मैट्रिक्स गिवन था उससे B मैट्रिक्स बनाया है। किस तरह से कि K रो की जगह हमने फिर से I रो ही लिख दी है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 के बराबर होगा एज ith रो एंड द kth रो आर आइडेंटिकल। आई और के रो चूंकि इक्वल हैं आइडेंटिकल हैं इसलिए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ नाउ एक्सपेंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी अबाउट द के रो। हम डिटर्मिनेंट को के रो के साथ एक्सपेंड करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ के रो ऑफ बी आर, क्योंकि बी रो के ऊपर हमने आई रो के एलिमेंट्स लिखे हैं इसलिए के रो के ऊपर, ठीक है, के रो के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? AI1, AI2 एंड AIN। ठीक है, के रो को हमने आई रो के साथ रिप्लेस किया हुआ है इसलिए के रो के एलिमेंट्स AI1, AI2 एंड AIN होंगे। इस और कोफैक्टर्स ऑफ kth रो ऑफ बी आर, बी के kth रो के कोफैक्टर्स कौन से होंगे? कोफैक्टर्स में हमने कोई रिप्लेसमेंट नहीं की है इसलिए ये क्या होगा? AK1, AK2 एंड AKN। अब वही काम है कि एलिमेंट को आप कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, AI1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? एक K1 के साथ, प्लस AI2 मल्टीप्लाई होगा AK2 के साथ, प्लस सो ऑन AIN मल्टीप्लाई होगा AKN के साथ। ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी है और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर, क्योंकि इसमें दो रोज आइडेंटिकल हैं। देयरफॉर वी हैव द रिजल्ट कि अगर आप, रिजल्ट क्या है कि अगर आप क्या करते हैं कि आई रो के एलिमेंट्स को के रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है। ठीक है, इसी तरह से कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। कॉलम में भी सेम यही चीज सीखनी है। हम क्या करेंगे कि एक मैट्रिक्स सी बनाया। ठीक है, किस तरह से बनाया कि हमने रिप्लेस किया है के कॉलम को रिप्लेस किया है किसके साथ? जे कॉलम के साथ। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम था kth कॉलम, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है jth कॉलम के साथ। देन डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें दो कॉलम इक्वल हो जाएंगे इसलिए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। The kth column and the j column of C are identical. Now expand determinant of C about the k column. Determinant को हम k column के about expand करते हैं। The elements of k column of C are, C के k column के element कौन से होंगे? वो होंगे A1j, A2j, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने J कॉलम को K कॉलम की जगह लिख दिया है। तो कॉलम के एलिमेंट कैसे होते हैं कि कॉलम की चीज फिक्स रहती है, सेकंड एलिमेंट फिक्स रहता है और फर्स्ट एलिमेंट में चेंजिंग आती जाती है। A1J, A2J एंड ANJ। ठीक है, द कोफैक्टर्स ऑफ kth कॉलम ऑफ C आर, C के K कॉलम के कोफैक्टर कौन से होंगे? वो होंगे A1K, A2K एंड ANK। अब हमने क्या करना है, इस एलिमेंट को इस कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ एंड लास्ट को लास्ट के साथ।
ये डिटर्मिनेंट ऑफ सी के बराबर आएगा और हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी किसके बराबर है, 0 के बराबर। दिस इम्प्लाइज दैट क्या चीज सिंपलीफाई आई हमारे पास कि अगर हम एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है। Thus we conclude that कंक्लूजन क्या है कि अगर i और k बराबर नहीं है, अभी जो हमने काम किया है वो i और k बराबर के लिए नहीं किया क्योंकि हमने फर्स्ट को थर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया था या k को i के साथ रिप्लेस कर दिया था, उसमें i और k बराबर नहीं थे। ठीक है, अगर i और k बराबर नहीं है तो इस पूरी टर्म का आंसर 0 के बराबर आता है। और अगर i और k आप बराबर करते हैं जैसे कि a11 को फैक्टर a11 लिखें, इसी तरह से प्लस a12 और को फैक्टर a12 लिखें तो ये आंसर किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के। ठीक है, ये रो के लिए है। इसी तरह से कॉलम के लिए भी है। कॉलम के लिए कि आपने j एलिमेंट लिया, j अगर k के बराबर नहीं है तो आंसर 0 के बराबर आएगा और अगर j और k आपस में बराबर हो जाते हैं तो आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर आएगा। ठीक है जी, कुछ समझ लग गई है? आज स्टूडेंट स्कूल में थोड़े हैं, सोए नहीं। यस मैम लग गई। जी मैम आज सोने का दिन था ना। If A is equal to if A is equal to aij, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, देन क्या चीज है कि अगर आप मैट्रिक्स A को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स A को एडजॉइंट ऑफ A के साथ मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ A को पहले लिखें और A को बाद में लिखें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A आइडेंटिटी ऑफ n, अगर कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो उसी ऑर्डर की तो उसके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये बात आप जानते ही हैं। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि a को आप एडजॉइंट ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ a को पहले लिख लें, a को बाद में लिख लें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल ही आता है। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। a मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, n ऑर्डर का है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि फर्स्ट रो लिखी, सेकंड लिखी, उसके बाद कोई आई रो लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद एन रो लिख लिया। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, कोई जे कॉलम लिखा है और साथ में एन कॉलम लिखा है। ठीक है, एन बाय एन का एक मैट्रिक्स ले लिया। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है उसका आपने ट्रांसपोज लें। अगर कोफैक्टर के मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें तो एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो क्या मतलब होगा कि कोफैक्टर को हम शो करेंगे कैपिटल लेटर के साथ या सी के साथ शो कर दें। ठीक है, कोफैक्टर को अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये एलिमेंट A11 है, यहाँ पर कोफैक्टर A11 आ जाएगा। ये एलिमेंट A12 है तो चूंकि ट्रांसपोज लिया है तो ये एलिमेंट अब कहाँ चला जाएगा, इसका कोफैक्टर A12 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से AIJ एलिमेंट को कोफैक्टर कैपिटल कैपिटल AI बनेगा। किस तरह से, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं, मैम जे आएगा फिर यहाँ ये पर। आएगा। मैम आई जे आएगा। ठीक है, और इसी तरह से AIN, ये सारा हमने फर्स्ट रो, बहरहाल फर्स्ट रो जो है उसको आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम बना देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। द आईजे एलिमेंट ऑफ ए को पहले लिखना है और एडजॉइंट ऑफ ए को बाद में लिखना है। पहला हम ये काम कर रहे हैं कि ए को पहले लिख रहे हैं और एडजॉइंट ऑफ ए को बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आईजे एलिमेंट इसका अगर आप लिखना चाहें आईजे एलिमेंट तो वो कैसे होगा, फर्स्ट रो को, यहाँ से फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो AI1, सॉरी आई जे एलिमेंट लिखना है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से आई रो लेनी है, आई रो लेनी है और इसको यहाँ के जे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही करेंगे, आई रो यहाँ से ली, आई जे एलिमेंट अगर हमने लिखना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है, पूरे को तो हम नहीं लिख रहे, सिर्फ एक एक चीज को लिख रहे हैं। वो चीज क्या है कि हम आई रो को
आई रो को हम लिख रहे हैं जे कॉलम के साथ। तो ये आई रो है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जे कॉलम के साथ। तो ये एलिमेंट्स किस तरह से आएंगे, ये एलिमेंट आएगा ai1, यहाँ से ai1 आया, यहाँ से aj1 आया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से ai2 आएगा, यहाँ से कैपिटल A j2 आएगा, यहाँ से aij आया, यहाँ से कैपिटल A ji आया, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा ain और कैपिटल A jn, ठीक है। अभी जो लास्ट थ्योरम किया है उसमें क्या था, उसमें ये था कि अगर i j के इक्वल नहीं है तो इसका आंसर 0 आएगा, और अगर i और j आपस में इक्वल है तो इसका आंसर कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब i और j कहाँ कहाँ इक्वल नहीं होते, ये आप बात जानते हैं कि i और j इक्वल होते हैं कहाँ पर, डायगोनल के ऊपर, ठीक है। सिर्फ डायगोनल के ऊपर i1 1 2 2 3 3 सो ऑन, i और j इक्वल होते हैं डायगोनल के ऊपर। और अगर एलिमेंट्स नॉन डायगोनल हैं तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन है कि ये 0 के बराबर है। नॉन डायगोनल का क्या मतलब है कि i और j 0 के बराबर ना हो। देयरफॉर हमारे पास यहाँ से क्या कंडीशन आई कि अगर i j के बराबर है मतलब कि डायगोनल के एलिमेंट्स पर डिटर्मिनेंट ऑफ a आ रहा है, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट्स पर डिटर्मिनेंट ऑफ a आ रहा है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी भी हैं वो 0 के बराबर है। इस डिटर्मिनेंट में से हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a हम बाहर ले लें अगर, तो ये 1 0 0 1 0 इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो क्या है आइडेंटिटी ऑफ n, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका आंसर आया, यहाँ पर मैंने i लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इसका आंसर आ गया, ठीक है। साथ में आइडेंटिटी आ रही है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि i j एलिमेंट इन एडजॉइंट ऑफ a को पहले लिखना है और a को बाद में लिखना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a को पहले और मैट्रिक्स a को अगर आप बाद में लिखते हैं तो फिर इसकी i j एलिमेंट कैसे बनाएंगे, इधर से चलें, i रो इसकी लेनी है एडजॉइंट की, एडजॉइंट की हमने i रो लेनी है, वो ये वाली रो आ रही है, और हमने कॉलम कौन सा लेना है, j। तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो आ जाएगा a1i a1j प्लस a2i a2j प्लस aji aij, एंड लास्ट में क्या आएगा ani और anj, ठीक है। इस तरफ से इस तरफ को जाना है, ज्वाइंट ऑफ a को पहले और a को बाद में लिखना है। यहाँ पर भी अगेन यही कंडीशन आएगी कि अगर i और j इक्वल नहीं है तो आंसर 0, लास्ट थ्योरम में यही पढ़ा था। और अगर i और j इक्वल है तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर आ जाएगा। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख लिया, क्योंकि i और j इक्वल है, डायगोनल के एलिमेंट्स पर डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा, और नॉन डायगोनल जितनी भी एंट्रीज हैं उन पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 0, ठीक है। इसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को कॉमन ले सकते हैं और ये आंसर आ जाएगा आइडेंटिटी ऑर्डर n की, डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड आइडेंटिटी ऑफ n। देयरफॉर वी हैव, हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि a एडजॉइंट ऑफ a बराबर है एडजॉइंट ऑफ a के, किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है साथ साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, इसकी एक्सरसाइज है वो काफी लंबी है, मैम लेक्चर यस कब मैम। होगा? कोई उसमें 100 सवाल है, ठीक है। बेशक आप मेथड की बुक में से भी कर लें, मेथड मैम की, ट्राई कर रहे हैं। तो वो काम तो वो है जो आपने 3.3 के अंदर किया था कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाकर उसको सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट मैम थ्योरम हम है, ये चैप्टर ही छोड़ देते हैं। ये चैप्टर ना छोड़ देना, सारा आपका ये जो पूरा लीनियर अलजेब्रा है ना, ये मैट्रिसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसमें चैप्टर छोड़ के क्या मिलेगा, वेक्टर स्पेस भी पढ़ना है तो उसके अंदर भी मैट्रिसेस में आ जाना है, लेकिन कम आएगा। मैम कितने चैप्टर करने हैं अपने टोटल? ये जो उनकी बुक है ZR भट्टी की, वो तो पूरी करनी है,
और अगर मेथड की बात करें तो थर्ड चैप्टर है और फोर्थ है और 5 है और 6 है और 7 है। और मैम टाइम नहीं है हमारे पास, फिर रहने दे, करते ही नहीं है। If A is an n cross n matrix and determinant of A is non-zero, then A inverse, आप जानते हैं इनवर्स फार्मूला क्या होता था कि अगर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड करना है तो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर यस मैम। मैट्रिक्स हमारे पास n क्रॉस n है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है। कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, बताओ जरा। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो? सिंगुलर। सिंगुलर। नॉन सिंगुलर में उस नॉन सिंगुलर होता है सिंगुलर, मैम। जिसका मैम जीरो नॉन हो वो सिंगुलर होता सिंगुलर और जो नॉन जीरो हो वो नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स कैसे लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसी से आप लिख सकते हैं क्योंकि ये सारा कुछ हमने लिख लिया हुआ है, आई जे के एलिमेंट तक लिख लिया जो पहले हमने काम किया था। अभी जो पहला प्रूफ किया है उसमें हमारे पास आया था कि ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्डर। ठीक है, ये लास्ट थ्योरम यहाँ तक हो गया है। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो आप क्या कर सकते हैं, बोथ साइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ लेफ्ट साइड पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर दिया, इसी तरह से राइट साइड पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और क्या चीज आ रही है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ये कहाँ से आया अभी, अच्छा दो स्टेप अलग अलग लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है कि जो रिजल्ट हमने पढ़े थे वो ये था कि ए को पहले लिखें, एडजॉइंट ऑफ ए को बाद में लिख लें, या क्या था कि एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिखें, ए को बाद में लिखें, किसी तरह से भी कर लें। ए है, हमने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ डिवाइड किया। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए चूंकि एक नंबर होता है, जस्ट एक स्केलर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, इसको आप बाहर भी कर सकते हैं। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर कर दिया, ए और एडजॉइंट ऑफ ए को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब a को जब एडजॉइंट ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a आता है। यहाँ से देखें, जब a को एडजॉइंट ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a और साथ में आइडेंटिटी ऑफ आई n ऑर्डर n की आती है। डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जस्ट एक नंबर होता है। यहाँ से क्या रह जाएगा, आई n रह जाएगा। देयरफॉर वी हैव, हमारे पास ये आंसर आया हुआ है। यहाँ पर a लेफ्ट साइड पर है, अगर ए को आप राइट साइड पर ले आए तो दूसरी तरफ जाकर ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। आपको ए इनवर्स फाइंड करना आता है, कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद एडजॉइंट कैसे आता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है। आपने एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर आपके पास क्या चीज आ जाएगी, आपके पास ए का इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब है ए इनवर्स करने के दो मेथड है। एक मेथड हमारे पास कौन सा है, एक मेथड है जो हमने लास्ट किया था कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगा के कर लें, और दूसरा है कि आप ये कोफैक्टर्स के साथ भी इसको कर सकते हैं। लास्ट ये वाला थ्योरम हमने कर लिया था लास्ट टाइम, रैंक वाला। ठीक है, रैंक का थ्योरम क्या था कि अगर फर्स्ट वैल्यू a11 नॉन जीरो है तो फिर रैंक ऑफ ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस रैंक ऑफ दिस। और ये सारे डीज जो है ये क्या शो कर रहे होते हैं, ये सारे डिटर्मिनेंट को शो कर रहे होते हैं। इसको फाइंड करने का मेथड क्या था कि फर्स्ट इस एलिमेंट ने सेम रहना है। ठीक है, मतलब 2 ऑर्डर का आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे, 1 2 2 1, फिर इस चीज को छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम के साथ बना देंगे 1 2 और 3 2।
फिर क्या था, इसको भी छोड़ देंगे और 1 2 के साथ 1 3 और फिर 1 2 के साथ 2 1। ठीक, ये लास्ट टाइम हो गया था। फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल का क्या मतलब होता है, ऐसा मैट्रिक्स इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सके। फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, क्योंकि मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स फाइंड किया जाता है उसके लिए जरूरी होता है कि वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए का इनवर्स फाइंड करें और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। अगर ए इन्वर्टिबल है तो लाजमी तौर पर ए का इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, इफ ए इज इन्वर्टिबल देन ए इनवर्स इज इन्वर्टिबल। We have A inverse into A is equal to identity। ये बात भी हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स into A किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अलग और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट एक नंबर होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मैट्रिक्स ए और ए इनवर्स को या ए बी मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें बाद में डिटर्मिनेंट लें या हर एक का अलग अलग डिटर्मिनेंट ले लें और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो एक ही चीज आती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 के बराबर है। Therefore, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, सिर्फ थोड़े से हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है, लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स शो डेट if determinant of a power m is equal to 1, ठीक है, a की पावर m का डिटर्मिनेंट 1 के बराबर है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a, हमें सिर्फ a का डिटर्मिनेंट चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब a की पावर m का क्या मतलब है कि a मैट्रिक्स को आपने m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर m किसके बराबर होगा, इस पूरे का डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई ए m टाइम समझा रहे हैं। हर डिटर्मिनेंट को आप अलग अलग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी तरह से इसके ऊपर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। ये क्या चीज बनी, ये चीज बनी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m। ठीक, देयरफॉर वी हैव, हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर m 1 के इक्वल है। ठीक, अगर तो ये m इवन है, जैसे कि आप जानते हैं। जी बोले मैम, ये AM खुद मतलब लेट किया आप? ये यहाँ पर है ना, ये देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर m 1 के इक्वल है। ठीक है, अगर a हमारे पास कोई सा मैट्रिक्स है, हमने क्या फाइंड किया हुआ है, यहाँ पर जो चीज की 1 है वो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर m 1 के इक्वल है। जैसे कि आप यहाँ पर a का स्क्वायर कर लें, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर 1 के इक्वल है। ठीक है, अब हमने यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर m 1 के इक्वल है, हमने क्या फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू किसके बराबर आती है। ठीक हो गया, तो am को आप इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर m को आप इस तरह से लिख सकते हैं, m टाइम्स a को मल्टीप्लाई करें तो a की पावर m आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m क्या होगा, बोथ साइड आपने डिटर्मिनेंट ले लिया तो इस डिटर्मिनेंट को आप अलग अलग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये कितने a हैं, ये हमारे पास m a है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m बन जाएगा। कोई मसला? नो मैम, पहले भी कोई नहीं था। अब अगर m जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, तो जब आप जानते हैं कि इवन नंबर को आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है, अगर पावर 4 भी हो जाए, पावर 6 हो जाए, अगर m हमारे पास इवन नंबर है तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस 1। ठीक है, जैसे कि a स्क्वायर अगर 1 के बराबर हो तो a किसके बराबर होता है, प्लस माइनस 1 के। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर लिखी है कि इफ m इज इवन देन
डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर m इक्वल्स टू 1 इम्प्लाई करेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, प्लस माइनस 1 के। और अगर m जो है वो ऑड है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर m इज इक्वल टू 1 इम्प्लाई करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके बराबर है, 1 के बराबर। जब इवन पावर को हम खत्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन अगर ऑड पावर को खत्म करें तो फिर प्लस माइनस का साइन नहीं आता, बल्कि सिर्फ पॉजिटिव साइन ही आता है। ठीक है, हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट है कि इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स where determinant of a equals to 2, then find determinant a power 5। क्या क्या कंडीशन है, a हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 के बराबर है। हमने क्या चीज फाइंड करनी है, a की पावर 5 और उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब a पावर 5 का क्या मतलब है कि a को आपने 5 दफा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 5 चाहिए, इससे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितनी दफा आ जाएगा, 5 दफा। 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी की 1 है, 2 की 1 है। ठीक है, इससे हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 और 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 5। 2 की पावर 5 किसके बराबर होती है, 32 के बराबर होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे लास्ट में क्या था कि ये वाली चीज गिवन थी, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर m गिवन थी, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना था। अब इस वक्त हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a गिवन है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 5 कैलकुलेट करना है। तो कोई भी चीज गिवन हो, पावर वाली गिवन हो या पावर के बगैर, आप दूसरी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। Let A and B be 3x3 matrices। A और B दो matrices है जिनका ऑर्डर सेम है, 3 ऑर्डर है, with determinant of A equals to 2 and determinant of B is equal to 4। Find determinant of AB and determinant of A inverse B। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अलग कर दें, डिटर्मिनेंट ऑफ बी को अलग कर दें, दोनों की वैल्यूज गिवन है, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बी, इनवर्स है, ये अलग हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अलग, डिटर्मिनेंट ऑफ बी अलग। ए इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर -1, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक जस्ट नंबर होता है। ठीक है, एक नंबर है, उसको अब आप डिटर्मिनेंट एक ऑपरेटर है, इसके ऊपर इनवर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, टोटल इनवर्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। अब ए इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, पावर नेगेटिव है, इसको आप नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, रेसिप्रोकल ले लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, so that the value of the determinant does not depend on theta। डिटर्मिनेंट है जी, इसमें आप देखें कि जो थर्ड कॉलम है उससे इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसकी पहली दो एंट्री 0 है, सिर्फ आपको लास्ट एंट्री को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कॉलम 3 के साथ